कहाँ तक हुआ था बताओ तो लास्ट क्लास में। बताओ बताओ जल्दी। लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया था ना। एक ही क्लास हुआ था ना अभी केमिकल इक्विलिब्रियम का। यस सही की क्लास, तो वो वाला क्लास पोस्टपोन हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये लेक्चर 2 है। तो इसमें देखो अब लास्ट क्लास में तुम लोग को ये बताए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो आया था वो 3 फॉर्म में था। एक केसी था, एक केपी था और के एक्स था। ये तीनों बता दिए थे ना। यस बताए। और केपी केसी और के एक्स का यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी बता दिए थे। यूनिट निकालने के लिए यस तो जल्दी बताओ फिर आगे करेंगे हम लोग। यस तो बता दो। चलो अब हम लोग इसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है, तो सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे एक्स ए गैसियस ये कन्वर्ट हो रहा है वाई बी गैस। तो केसी अगर इसके लिए लिखोगे तो केसी क्या आ जाएगा बताओ। कंसेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स होगा। यस तो और अगर हम लोग प्रेशर लिखें तो आइडियल गैस इक्वेशन तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू सी आर टी। प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी लिख सकते हैं ना। एन बाई वी क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एन बाई वी को, मोल्स यस बाय तो वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इनटू ये स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब कंसेंट्रेशन है, तो प्रेशर इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। तो यहाँ पे देखो अगर प्रेशर ए का लिखे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ए है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमको ए का लेना होगा। टेम्परेचर ये तो सेम रहेगा सबके लिए। अगर यही बी का लेना है हमको, प्रेशर ऑफ बी, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बी का लेना होगा इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें केपी का पहले एक्सप्रेशन लिखो। केपी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर वाई और बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर एक्स। यही होता है ना केपी का एक्सप्रेशन। तो अब देखो यस यहाँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और इंटू आर टी, और इस पे पावर वाई हो गया बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, और इस पे पावर हो गया एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिल गया हमको। केपी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स और इंटू आर टी पे पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर एक्स और ए पे पावर एक्स, इसको हम लोग रिप्लेस किससे कर सकते हैं, केसी से लिख सकते हैं। बोलो, ये वाला टर्म जो है इसको केसी से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या। हेलो, अरे यार, हेलो, आवाज आ रहा है, कोई रिप्लाई करो, आवाज यस सर। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाले टर्म को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स, इसको हम लोग केसी से रिप्लेस कर सकते हैं ना। और यहाँ पे एक तुम लोग को डेल्टा एनजी बताए थे। डेल्टा एनजी क्या होता है, वो गैस के लिए हम लोग सिर्फ लिखते हैं। तो इस रिएक्शन के अगर डेल्टा एनजी लिखोगे तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, मतलब मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये डेल्टा एनजी होता है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा बताओ तो, वाई माइनस एक्स होगा डेल्टा एनजी का वैल्यू। तब यहाँ पे देखो वही चीज हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, आर टी पे पावर वाई माइनस एक्स है, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया हमको, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी।
ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। आर हो गया गैस कांस्टेंट और टी हो गया टेम्परेचर, और डेल्टा एनजी तो निकालने जानते ही हो तुम लोग, गैस मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ। हेलो। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे मान लो अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा तो क्या होगा? किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो उसके लिए केपी और केसी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। केपी और केसी का वैल्यू इक्वल। लेकिन केपी और केसी कब इक्वल होगा? जब डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तभी केपी और केसी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पहला था रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स। केएक्स भी तुम लोग को एक बताए थे मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएक्स, तो केपी और केएक्स के बीच में, तो देखो यहाँ पे यही इक्वेशन लेते हैं हम लोग, वाई बी, ये गैस। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके लिए केपी अगर लिखना चाहो तो केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर वाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर एक्स। और केएक्स अगर हम लोग लिखें तो केएक्स क्या बोला गया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे पावर वाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे पावर एक्स, यही है केपी और केएक्स। इन दोनों के बीच में अब हमको रिलेशन निकालना है, क्या होगा? तो एक्चुअली देखो, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर कैसे रिलेट होता है, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कैसे रिलेट होता है, तो ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में तुम लोग को बताया है। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर तुमको लिखना है, वो क्या होगा? उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही होता है। पीए अगर हमको लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पीबी अगर लिखना है हमको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर होगा। तो वही चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे हम लोग। केपी है यहाँ पे, पीबी पे पावर वाई है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की जगह हम लोग पुट कर दिए एक्स पे पावर बी और पीटी, और इस पे पावर वाई हो गया। और नीचे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो इसके आगे हम लोग पुट कर दिए एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर इस पे पावर एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, केपी इज इक्वल टू एक्स बी बाय एक्स ए, एक्स बी पे पावर वाई और एक्स ए पे पावर एक्स, और इंटू पीटी पे पावर वाई माइनस एक्स। पीटी जो है टोटल प्रेशर है, और यहाँ वाई माइनस एक्स इस रिएक्शन के लिए क्या है? डेल्टा एन जी ही है। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे देखोगे हम लोग एक्स बी पे पावर वाई और एक्स ए पे पावर एक्स, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग के एक्स से। ये तो के एक्स था, के एक्स एक्सप्रेशन ये है। तो के पी इज इक्वल टू के एक्स, और एन टू क्या आ जाएगा? डॉट से लिख देते हैं क्योंकि सेम हो जाएगा, इनटू टोटल प्रेशर, और इस पे पावर वाई माइनस एक्स है, तो मतलब डेल्टा एन जी। तो ये हो गया केपी और के एक्स के बीच में ये रिलेशन है। और केपी और केसी के बीच में रिलेशन ऑलरेडी देख ही चुके हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि केपी और केसी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन kx जो है ना, kx जो है वो प्रेशर के साथ भी वैरी करेगा। लेकिन प्रेशर में अगर हम लोग चेंज कर दें तो क्या है? देखो kx एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे केपी, प्रेशर को अगर चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज करने से केपी में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखो केपी और केसी जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो और कोई वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। और किसी फैक्टर में अगर चेंज करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर चेंज कर दें तो उससे केपी और केसी तो कांस्टेंट रहेगा, बट केएक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, इफ प्रेशर इज चेंज्ड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं हम, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि केपी भी कांस्टेंट है।
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा केपी चेंज नहीं होगा। तो केपी और के एक्स के बीच में क्या रिलेशन है? केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू डेल्टा, ये पीटी पे पावर डेल्टा एन जी। तो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो केपी तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो टोटल प्रेशर अगर चेंज हो गया, तो प्रेशर अगर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि के एक्स का वैल्यू भी तो चेंज होगा। प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब उसके कोरोस्पॉन्डिंग के एक्स को भी चेंज होना होगा, तभी तो ये केपी को कांस्टेंट रख पाएगा। मान लो प्रेशर को अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग के एक्स क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, तभी तो उन दोनों का प्रोडक्ट मिलके क्या होना है? कांस्टेंट होना है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, केपी और केसी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कोई फैक्टर या और कोई कंडीशंस में चेंज करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन के एक्स जो है वो प्रेशर में चेंज कर देंगे, तो के एक्स जो है वो प्रेशर चेंजेस से भी चेंज होगा। तो वो के फर्स्ट एक्स चेंजेस विद चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। हम्म, वो फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ वो इक्वेशन में क्या चीज? फर्स्ट पॉइंट क्या फर्स्ट पॉइंट? so kp and kc depends only on temperature. सिर्फ टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो हम लोग देखेंगे आगे किस इक्वेशन के थ्रू वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो आगे इक्वेशंस देखना है कैसे वो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे क्या चेंज आएगा, वो हम लोग आगे देखो नहीं जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताएंगे तो वहां पे वो डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये अभी रिलेशनशिप हम लोग देख रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। समझ में आ गया इतना चीज या नहीं आया? यस बताओ। चलो अब आगे हम लोग करते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन करो उसके बाद आगे करते हैं। चलो एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बता ही देते हैं। या फिर एक क्वेश्चन लिखो उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताएंगे। चलो क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेल्सियस Kp value for reaction CaCO3 solid, so ये CaO solid plus CO2 gas is 0.1 atm. Calculate its Kc value. चलो बताओ जल्दी, Kc वैल्यू इसका कैलकुलेट करना है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, 4 × 10⁻³ ऑप्शन बी, 6 × 10⁻³ ऑप्शन सी, 2 × 10⁻³ ऑप्शन डी, 9 × 10⁻³। तो अभी जो रिलेशन बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग करो।
हो गया? यस सर। अरे इतना क्या टाइम लगा रहे हो, जल्दी करो। सर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन है 4 × 10⁻³ सही है। यस। बाकी आ गया सबका या बताना है? हेलो, अरे बताना है या बन गया सबसे? ऑप्शन ए करेक्ट है। बताना है तो बोल दो, नहीं तो फिर आगे करेंगे। सर बता दीजिए। बता दीजिए। चलो देखते हैं। केपी दिया हुआ है ना, केसी निकालना है, तो केपी और केसी में क्या रिलेशन बताएं? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी। आरटी पे डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी पहले इस रिएक्शन का निकालो। डेल्टा एनजी कितना है? सर 2 - 1। 2 - 1। तो 1 + 1 -1। डेल्टा एनजी बताओ जी कोई, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है? सर 1। 1 प्रोडक्ट में तो एक ही मोल है ना गैस का, CO2। उसका मोल तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1 माइनस रिएक्टेंट साइड तो कुछ है ही नहीं गैस, तो रिएक्टेंट साइड तो 0 है, तो 1 - 0। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना हो गया? 1। तो डेल्टा एनजी अगर 1 हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, केपी दिया हुआ है ना, 0.1 दिया हुआ है केपी, और सर केसीएम को निकालना है। हाँ, सर हम लोग दोनों कंसीडर कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट। इसका C + D - A + B होगा। इसमें 1 + 1 - 1 होना चाहिए। डेल्टा एनजी ये सिर्फ गैस का लिखते हैं ना, तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट में डेफिनेशन में लिखवा चुके हैं डेल्टा एनजी। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यही होता है ना डेल्टा एनजी। तो जो गैसेस हैं सिर्फ उसी का कंसिडर करना है, मोल्स। तो प्रोडक्ट साइड में गैसेस कौन है? CO2 ही है, तो उसके मोल्स कितने हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसका? 1 है। तो प्रोडक्ट साइड में तो सिर्फ 1 हो गया। रिएक्टेंट साइड में एक भी गैस है क्या? नो सर। तो 1 - 0, डेल्टा एनजी का वैल्यू 1। ठीक है। अब यहाँ देखो, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर का वैल्यू तो वही लोगे 0.0821, और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में पुट करना है टेम्परेचर, तो केल्विन 300। में कितना हो जाए? 300 केल्विन। 3 × 300, और डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 है तो पावर 1। तो यहाँ से केसी निकाल लो, इसको सॉल्व करो, ये इधर आ जाएगा 0.1/0.0 अप्रोक्सीमेटली कर लो कितना आएगा, देख लो। तो 1/12। ये 0.0821 को अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले सकते हो। 0.0821 को अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले सकते हो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। उसके बाद सॉल्व कर लो, ये ऑप्शन 1 आ जाएगा, 4 × 10⁻³ ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो, तो ये हो गया। चलो अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली होता क्या है, चलो वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे हम लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली है क्या? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ, या अगर मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, किसी भी रिएक्टेंट का अगर हम लोग 1 मोल लें, तो 1 मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल में कितना पार्ट उसका डिसोसिएट हो रहा है, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ ईच मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हर एक रिएक्टेंट का हम लोग 1 मोल लें, तो उस 1 मोल में कितना मोल उसका डिसोसिएट करेगा, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो DOD से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD।
बहुत जगह देखोगे अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, मतलब कितना मोल्स इनिशियली लिए हैं हम लोग ओरिजिनली और कितना मोल्स डिसोसिएट किया, तो उन दोनों का जब रेशियो लोगे तो वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब जैसे मान लो अगर हम लोग मोल्स टेकन यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं मोल्स डिसोसिएटेड, और यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डीओडी। तो मोल्स टेकन अगर 1 है और इसमें मोल्स अगर डिसोसिएट कर गया x, तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? x हो गया। मोल्स अगर 1 लिए हैं और डिसोसिएट हो गया 2x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 2x। मोल्स अगर हम लोग 2 लिए हैं, इसमें डिसोसिएट किया x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? हाफ x/2। मोल्स 2 लिए हैं, डिसोसिएट हुआ 2x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? x। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। इसी तरह अगर मान लो जनरलाइज करके मोल्स x लिए हैं, सॉरी मोल्स a लिए हैं और इसमें डिसोसिएट हुआ ax, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? x। तो यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना मोल्स डिसोसिएट किया डिवाइडेड बाय कितना मोल्स लिए हैं। तो अगर रेशियो लोगे तो उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट का अगर हम लोग 1 मोल लेंगे तो उस 1 मोल में कितना मोल डिसोसिएट कर रहा है वही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो जैसे मानो, जैसे एक सिंपल सा, इफ मान लो अगर हम लोग पहले से ऑलरेडी कंसिडर किए कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है हमको, तो बताओ 1 मोल में कितना डिसोसिएट करेगा? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया हुआ है तो किसी का 1 मोल लोगे तो कितना डिसोसिएट कर रहा होगा? x डिसोसिएट कर रहा होगा। मान लो अगर किसी का 2 मोल ले लिए तो कितना डिसोसिएट करेगा इसमें? 2x, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में x डिसोसिएट कर रहा है, तो 2 मोल में कितना होगा? 2x होगा। अगर किसी का 3 मोल ले लिया तो कितना डिसोसिएट करेगा? 3x। इसी तरह a मोल ले लेंगे तो कितना डिसोसिएट करेगा? ax। तो बात समझ में आ गया ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या? यस सर। चलो अब सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड, इसको करो तो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बहुत जगह पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो परसेंटेज क्या निकालते हैं? जो डिग्री आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं तुम लोग। परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है तो जो डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा इनटू 100 कर दोगे, तो वही जो परसेंट आएगा वही हो गया परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 2A गैस से ये 3B गैस प्लस C गैस, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। इनिशियल मोल ऑफ ए का इनिशियल मोल दिया हुआ है 3, और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये x दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिला के इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, बताओ। ट्राई करो पहले, फिर उसके बाद बताएंगे।
हो गया? हेलो, बना जी किसी से? हम्म, हेलो, बना क्या किसी का? हेलो, बोलो जल्दी। हेलो, अरे आवाज आ रहा है? सर बना नहीं है, बना रहे हैं। कितना टाइम लगा रहे हो? उतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, सिंपल है। चलो देखो, बता दें क्या? हम्म, बता दें या बनाओगे? हेलो, हेलो, 3 + 9/2x। 3 + 9/2x? नहीं नहीं नहीं, सारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताना है। चलो एक बता देते हैं, ठीक है? देखो, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2A गैस और ये 3B गैस और प्लस C गैस, यही है ना? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एन इनिशियल कितना दिया हुआ है बताओ? इनिशियल किसका मोल्स है? ए का ही मोल्स दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है बताओ तो? 3। 3। बी और सी का इनिशियल मोल तो 0 है ना? अब यहाँ पे एन एट इक्विलिब्रियम, हम लोग इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? x। एक्स। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, इनिशियली हम लोग ए का 3 मोल्स लिए हैं, तो अगर 3 मोल्स लेंगे तो डिसोसिएट कितना होगा? डिसोसिएट कितना हो रहा होगा बताओ? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, 3 मोल्स लिए हैं, तो डिसोसिएट कितना करेगा?
डिसोसिएट X कितना by करेगा? 3. अरे 3x डिसोसिएट करेगा ना यार, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो अगर 3 मोल्स लिए तो 3x डिसोसिएट होगा ना। तो यही चीज तो ऊपर बताए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, 3 मोल्स लिए तो कितना डिसोसिएट कर रहा है? 3x. तो x by 3 कैसे बोल रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे डिसोसिएट कितना कर रहा होगा, a कितना डिसोसिएट कर रहा होगा बताओ। कितना कितना डिसोसिएट कर रहा होगा? 3x डिसोसिएट कर रहा होगा, तो बचेगा कितना ये बताओ। अगर 3x डिसोसिएट कर गया तो बचेगा कितना, n एट इक्विलिब्रियम कितना बचा हुआ रहेगा बताओ। 3 minus 3x. 3 माइनस 3x यही बचा हुआ रहेगा, क्योंकि 3x तो डिसोसिएट कर गया है, 3x डिसोसिएट किया है तो बचा हुआ लेफ्ट कितना है वो लिख रहे हैं हम, तो लेफ्ट है 3 माइनस 3x। चलो अब ये बताना कि अगर a जो है 3x डिसोसिएट करेगा तो b कितना फॉर्म होगा, ये हमको यूनिटरी मेथड से कंपेयर करके देखना है। तो देखो अगर 2 मोल a का ले रहे हैं तो b कितना फॉर्म हो रहा है, 3 मोल, तो मतलब 2 से 3 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, 3/2 बनेगा। अगर 2 से 3 मोल्स बन रहा है तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/2 मोल्स। और यहाँ पे कितना ये टूट रहा है, 3x टूट रहा है, तो ये बनेगा कितना, 3/2 इंटू 3x। ये बात समझ में आया सबको, देख लो एक बार अच्छे से, आया? Yes, sir. तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9x/2, तो ये b का हो गया। उसी तरह c का बताओ तो कितना फॉर्म होगा, c बताओ कितना फॉर्म होगा, वैसे ही कंपेयर करके बताओ c कितना फॉर्म होगा। 3x. c 3x फॉर्म होगा, कैसे, 2 से 1 बन रहा है, 2:1 का रेशियो है ना, तो 1 से कितना बनेगा, तो 3x/2. सर हाफ बनेगा। हेलो हेलो। Yes, sir. अरे यार, ये बात समझ में आ गया, देखो तो यहाँ तक स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? Yes, sir. एक मिनट रुको यार, दो स्मार्ट वेब कहाँ से दिख रहा है यार? रवि वर्मा होस्ट शिफ्ट करो तुम। रवि, रवि आवाज आ रहा है? चलो अभी दिख रहा है ना स्क्रीन अब? हेलो। Yes, sir. हाँ तो ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ए कितना बचा हुआ होगा, बी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा, यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बताएंगे, क्योंकि ये मेन चीज है, ये अगर लिखना सीख जाओगे तो फिर क्वेश्चन बना लोगे। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, तो सबका मोल्स ऐड कर दो इक्विलिब्रियम पे, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3x प्लस b का कितना है 9x/2,
और प्लस सी का कितना है 3x/2। तो ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। तो वही आंसर हो जाएगा 3x। 3 + 3x। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो लिखने अगर आ जाएगा तो फिर आराम से कर लोगे। जैसे मान लो सर 3 एक और माइनस 3x कैसे आया था? 3 - 3x। यस ये सर। अरे यस सर। इनिशियली वन वन लिए थे ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, इनिशियली 3 लिए हैं मोल्स, उसका 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है मतलब 1 मोल में x डिसोसिएट करता है, तो 3 मोल्स में कितना डिसोसिएट करेगा 3। 3x। तो 3x अगर डिसोसिएट कर गया तो बचेगा कितना 3 - 3x ही तो बचेगा ना। अच्छा समझ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, जैसे एक और तरीका है इसका लिखने का, डायरेक्ट हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो A गैस है और ये मान लो B गैस है, ये 2B गैस है और ये 3C गैस है। तो यहाँ मान लो ये जैसे मोल्स के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं, अभी मोल्स के टर्म में लिखे थे। जैसे इनिशियली n इनिशियल इसका मान लेते हैं n मोल्स लिया गया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं n मोल्स, यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो तुमको दिया हुआ है अल्फा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब क्या हुआ कि 1 में अल्फा डिसोसिएट कर रहा है। तो n मोल्स अगर लिए हैं तो n में कितना डिसोसिएट करेगा n अल्फा। अल्फा। तो बचेगा कितना n × 1 - अल्फा। ये सॉरी ये इनिशियल है, तो इनिशियल में n ही रहने दो हम, और ये 0 0 है। और यहाँ n एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये n अल्फा अगर डिसोसिएट कर गया तो बच कितना गया n × 1 - अल्फा। बताओ b कितना फॉर्म होगा, वैसे ही कंपेयर करके बताओ। 2 अल्फा 2 n हम्म, अल्फा। 1 से 2 फॉर्म हो रहा है तो n अल्फा से कितना हो जाएगा 2n अल्फा। ठीक है, अब ये 1 से 3 फॉर्म हो रहा है तो c कितना फॉर्म होगा 3n अल्फा। 3 n अल्फा। तो ये है इस तरह। तो अब लिख लोगे ना, अब लिखने का तरीका समझ गए कैसे लिखना है मोल्स के टर्म में। इसी तरह डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो A यही है, इसको अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमको लिखना है, ये B गैस है और ये C गैस है, ये 2B था, ये 3C था। तो मान लो इनिशियल कंसेंट्रेशन C, इनिशियल इसका कंसेंट्रेशन C दिया हुआ है, ये 0 0 है। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको पता है अल्फा है, तो यहाँ भी वैसे ही C × 1 - अल्फा, ये बचा हुआ रहेगा। और ये कितना फॉर्म करेगा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग 2C अल्फा। और ये कितना फॉर्म करेगा C कितना फॉर्म करेगा बताओ 3c अल्फा। 3C अल्फा। तो डायरेक्ट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह प्रेशर के टर्म में भी हम लोग डील कर सकते हैं डायरेक्ट, कि कितने से वो कम हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर करोगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे 1 2 क्वेश्चन कराते हैं फिर समझ में आएगा। लिखने का तरीका समझ गया ना कैसे करना है। यस सर। हम्म, पहले सिंपल सा ही क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है 1 mole of SO3 was placed in a vessel of 1 liter capacity at a certain temperature. When the following equilibrium was established. ठीक है, और ये रिएक्शन दिया हुआ है 2SO3 गैस, ये है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम
0.6 moles of SO2 were formed. ठीक है, तुमको निकालना है कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए Kc निकालना है। तो इसका इनिशियल मोल नहीं गिवन। दिया हुआ तो है, क्वेश्चन पढ़ो, 1 मोल दिया हुआ है ना। यस सर। सर 9/20 9/20 नहीं नहीं नहीं, 9/20 तो नहीं है, गलती कर रहे हो कुछ, फिर से करो। हेलो, हाँ बोलिए। एक मिनट, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, अभी मैं बाइक पे हूँ। हेलो, हो गया? सर एक सेकंड। बताओ।
क्या हुआ किसी का? हो बहुत रहा है टाइम सर लगा था। अरे 1 सेकंड मतलब इतना टाइम लगाओगे तब तो हो गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तो क्या हुआ बोलो आंसर। 39/49। हम्म। तो 39/40। 39/40। 49। 39/49। यस सर। नहीं नहीं, चलो बताना है या हो गया? किसी का आया आंसर? बोलो जल्दी। हेलो, बताना है। यस सर। और बाकी बना किसी से? रिप्लाई करो कोई भी। किसी से बना या बताना है? बताओ जल्दी। बता दीजिए सर। हाँ तो सारा बता ही दें, तो बता तो रहे ही हैं, खुद से बनाओगे नहीं कुछ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जो पहले वाला क्वेश्चन करा है उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है। क्या तुम लोग मतलब इतना भी नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन क्या है इसको लिखो, पहले लिखने का तरीका समझ गए तब तो कर लोगे क्वेश्चन। चैप्टर बिल्कुल आसान है, एक बार ये है प्लस O2 गैस। इनिशियल मोल इसका कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है, ये 0 0 है। एन एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे तुमको SO2 का डायरेक्ट मोल दिया हुआ है, कितना है इक्विलिब्रियम पे SO2 का मोल? बताओ तो। 0. 0.6। तो SO2 का 0.6 है। तो मतलब अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके देखो तो क्या है, तो यहाँ से निकाल सकते हो। अगर SO2 का 0.6 है तो O2 का कितना होगा? SO2 0.6 है, इसका मतलब तुम ऐसे ही सोचो। चलो मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हारा x है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो ये बचेगा कितना? 0.4 चलो 1 - x बचेगा। तुम x के यस टर्म में निकालो। 1 - x, ये फॉर्म कितना होगा? 2x। और ये कितना फॉर्म होगा? O2 कितना फॉर्म होगा? सर 2x/2 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, दोनों का 2:1 का रेशियो है ना, 2x/2 मतलब x। ये x फॉर्म होगा और ये Yes, O2 कितना x/2 फॉर्म होगा? x/2 x/2। होगा, यही होगा। अब क्वेश्चन में तुमको यस सर। दिया हुआ है कि SO2 का इक्विलिब्रियम पे मोल्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में 0.6 दिया हुआ है और हम लोग x के टर्म में निकाले हैं x, मतलब x का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया? 0.6 हो गया। 0.6। तो x अगर यस 0.6 हो गया तो इसका मोल्स कौन, इसका आ गया कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मोल्स आ गया। SO3 का कितना हो जाएगा? 0.4। 1 - 0.6 करोगे तो ये तो हो गया तुम्हारा 0.6, और ये कितना हो जाएगा? 3। 0.3। तो अब मिल गया। अब यहाँ पे ये मोल्स निकला है, हमको Kc निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? जो मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1। 1 लीटर का ही कैपेसिटी है। तो 1 लीटर का कैपेसिटी है तो जो मोल्स हो गया वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। मतलब 0.4 मोलर इसका हो गया, इसका भी 0.6 मोलर हो गया, और इसका भी 0.3 मोलर हो गया। ये मिल गया हमको। अब Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन अगर इसका Kc के लिए लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का होल स्क्वायर यस बाय सर। इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इस पे पावर 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का होल स्क्वायर। और इसमें जो भी हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे सबका कॉन्सेंट्रेशन पता ही है हमको। SO2 का कितना है? 0.6। 0.6 का होल स्क्वायर करोगे। O2 का कितना है? 0.3 3। बाय 0.4 है उसका, तो 0.4 का होल स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है? जो आ गया वही कैसी है।
कितना आया? 0.675. 0.675, यही आंसर। समझ में आया बात? अभी यस भी सर, नहीं आया? आगे। अब कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये बन जाना चाहिए सबसे। क्वेश्चन है, ए वेसल एट 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Sum of the CO2 is converted into CO on addition of graphite. What is the value of Kp if the total pressure at equilibrium is 0.8 atm? चलो ये करो तो। और इक्वेशन तो पता ही है तुम लोगों को, इक्वेशन यही हो जाएगा, CO2 गैस, उसमें कार्बन ग्राफाइट ऐड किया है तो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में ही रहेगा वो, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है। चलो बनाओ, ये बन जाना चाहिए सबसे। सर हम्म सर 9 है क्या? क्या चीज? तो केपी केपी कितना आया? 9। 9? नहीं नहीं नहीं, 9 तो बहुत ज्यादा आ गया जी।
ट्राई करो फिर से। क्या बनेगा ये भी बताना ही पड़ेगा। प्लस होमवर्क हम्म। करो। क्या ये बन रहा है किसी से? कोई बना रहे हो या सब व्यस्त हो अपने अपने काम में? किसी का कुछ आंसर आया तो बताओ। हेलो, बताना ही पड़ेगा नहीं मेरे को। तो होमवर्क भी भेज दो। हाँ, तो प्रैक्टिस तो और टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए? टाइम तो काफी मिल गया। तो प्रैक्टिस इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा। क्या बता दें? तो बाकी लोग होमवर्क कुछ बोलते, बाकी लोग कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार। बोलो, क्या होमवर्क के लिए चाहिए? से होमवर्क के लिए ठीक है चलो तो करके रखना इसको। और भी क्वेश्चंस बेस मतलब इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, इक्विलिब्रियम वाले। ठीक है, बेसिक इक्विलिब्रियम वाले जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसी ये सब निकालना होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस बुकलेट का पहला एक्सरसाइज देखना, उसमें मिल जाएगा शुरुआत का। क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किए हम लोग। तो बेसिक जो केपी केसी निकालने वाला क्वेश्चंस होगा वो सब ट्राई करो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस या और भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे चेंज होगा, तो वो सारा चीज करना है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो काफी आसान चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब एक बार लिखने का तरीका समझ जाओ क्वेश्चंस, लेकिन तुमको प्रैक्टिस करना होगा, ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनाना। वेटेज कितना रहता है? क्या? इसके एग्जाम में वेटेज कितना रहता है चैप्टर का? कौन से एग्जाम्स में? सारे एग्जाम में रहता है इसका क्वेश्चन, सारे एग्जाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर से, इस चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ मिला के भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स और इसको मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट कर दिया गया, या फिर इसको केमिकल क्लिप, ये चैप्टर को और भी दूसरे चैप्टर से क्लब करके क्वेश्चन सब आते हैं। तो इससे
इससे भी क्वेश्चन रहेगा और इसका यूज दूसरे चैप्टर में क्लब करके भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं, इक्विलिब्रियम का वेटेज अच्छा खासा तुम लोग के स्कूल एग्जाम्स में तो अच्छा रहेगा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी वेटेज सही रहता है इसका, बोर्ड में मतलब 11th का एग्जाम जो होगा तुम लोग का, ठीक है। तो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सारा जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है पूरा प्रैक्टिस के ऊपर ही है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाओ, तभी जाके प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके कोई क्वेश्चन अगर मान लो चेंज भी कर दिया कुछ तो उसको वहां पे सोच सकते हो उस टाइप से। प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो फिर डायरेक्ट सोचोगे एग्जाम में तो नहीं बनेगा, चाहे कितना भी थ्योरी तुम पढ़ के बैठो, एप्लीकेशन प्रैक्टिस से ही आता है, थ्योरी से नहीं आता है एप्लीकेशन, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस बनाओ, और भी क्वेश्चंस हम क्लास में कराएंगे, इनफ क्वेश्चंस कराएंगे क्लास में, तो उसका टेंशन मत लेना, मतलब एक एक क्वेश्चन सारे टाइप का करा देंगे ताकि दिक्कत नहीं हो, उसका प्रैक्टिस तो तुम लोग को खुद करना है। वहाँ समझ में आया ना? तो चलो इसको करके रखो, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और तुम लोग का जो एक क्लास कैंसिल हुआ है उसको देखते हैं, इस वीक में कहीं एडजस्ट करेंगे एक क्लास, ठीक है। संडे हाँ देख लेंगे, वो टाइमिंग्स देखना होगा, तो हम बता इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। यस चलो चलो तो फिर बना के रखो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड कर रहा है, थैंक यू चलो थैंक यू।